Hello students, welcome to all of you. Today we will discuss about our fifth number application. It is electric field due to an insulator or uniformly charged non-conductor sphere, uniformly charged non-conductor sphere. हेडिंग लगाएं, नोटबुक निकाल लें. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था कंडक्टर स्फीयर या स्फेरिकल शेल के कारण. अब स्फेरिकल शेल में और इंसुलेटर स्फीयर में देखो क्या फ़र्क होता है कि जो अपना स्फेरिकल शेल होता है, स्फेरिकल शेल, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई मटेरियल नहीं होता, अंदर किसी भी टाइप का मटेरियल नहीं होता. तो जो भी हम लोग इसको चार्ज देते हैं, सपोज दैट जैसे हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्शन इसके जो सरफेस है उस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है ना. तो जो स्फेरिकल शेल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? स्फेरिकल शेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, अंदर से होलो होता है, जिस कारण रिपल्शन के कारण ये वाला जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं ये इसके सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है बात है. बट जो हमारा इंसुलेटर स्फीयर होता है या जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर स्फीयर बोल रहे हैं, उसके अंदर मटेरियल होता है, इस प्रकार से अंदर मटेरियल होता है. तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज रिपेल तो होगा, लेकिन जो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो रिपल्शन के कारण इनको दूर नहीं भागने देगा. ठीक है ना. जैसे मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्रकार से इसको पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, तो अब क्या होगा, इसके अंदर मटेरियल है और यदि मटेरियल ना होता तो ये सारा चार्ज कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता, जाके इसके सरफेस पर. बट इसके अंदर अब मटेरियल है, वो मटेरियल इनके मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिस कारण से ये इसके सरफेस पर नहीं जाएंगे. तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर स्फीयर होता है या जो स्फेरिकल शेल होता है वो तो अंदर से होलो होता है और सारा चार्ज कहाँ पर उसके एक्यूमुलेट होता है, उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है. और जो नॉन कंडक्टर स्फीयर होता है उसके अंदर मटेरियल होता है, जिस कारण जो चार्ज है वो उसके एंटायर वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है बात. तो हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूले निकाल चुके हैं. आज हमें करना है नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए. तो देखो ये हम लोगों ने एक स्फीयर बना लिया. This is a non-conductor sphere, so that total charge is distributed uniformly and entire surface or volume of the non-conductor sphere. अब इसके तीन केसेस हम लोगों को बनाने हैं. जैसा कि आपको पता है कि एक केस हम लोग बनाते हैं आउटसाइड द स्फीयर. हम लोगों ने मान लिया कि एक अपने पास पॉइंट P है जो इस नॉन कंडक्टर स्फीयर के आउटसाइड है और इसकी वेरिएबल जो डिस्टेंस है वो इस सेंटर से कितनी है, स्मॉल r है. तो एक बार तो हम लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P को उठा के इस नॉन कंडक्टर स्फीयर के सरफेस पर लेके आएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, जिसको नाम दिया जाएगा ई सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर. और फिर हम इस पॉइंट P को उठा के नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर रखेंगे और इसके अंदर हम लोग E को कितना नाम देंगे, हमारा E इनसाइड. तो ये इसके तीन अलग अलग केसेस बनेंगे और इनमें जो हमने डेरिवेशन करना है वो डेरिवेशन सेम स्फेरिकल शेल जैसा है. सेम किसके जैसा है, स्फेरिकल शेल जैसा है. तो मैं डेरिवेशन ये दोबारा नहीं करवाऊंगा, सेम आपको वो डेरिवेशन नोट करना है. सिर्फ एक केस चेंज होगा, हमारा जो थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो यदि मैं आपसे डिस्कस करूं कि जो हमारा स्फेरिकल शेल था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या फॉर्मूले थे.
फॉर स्फेरिकल सेल जो ई आउटसाइड था वो हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर। इसी प्रकार से जो ई सरफेस था वो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड स्मॉल आर की जगह किसको रिप्लेस कर दिया था, कैपिटल आर को। और अंदर कंडक्टर के या स्फेरिकल सेल के हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, 0 निकाला था। तो ये फॉर्मूले किसके लिए थे, स्फेरिकल सेल के लिए थे। अब देखो इनमें फ़र्क क्या हमने निकाला कि स्फेरिकल सेल में भी कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, और नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। स्फेरिकल सेल में तो चार्ज था इसके सरफेस पर, लेकिन जो हमारा नॉन कंडक्टर स्फीयर है उसमें सेम अमाउंट में जो चार्ज है क्यू, वो इसके एंटायर वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही इक्वेशन लगाना पड़ेगा। यदि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो नॉन कंडक्टर स्फीयर के, तो सेम यही फॉर्मूला होल्ड हो जाएगा। यदि आप इसको चार्ज डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो फर्स्ट केस इसका बना लेते हैं अपन लोग। फर्स्ट केस बनाते हैं। केस फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट P पर चार्ज सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए एक इमेजिनरी सरफेस बनाओगे, क्लोज सरफेस बनाओगे, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इस प्रकार का ये स्फेरिकल बनने वाला है, क्योंकि आपको बताया था कि यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल टाइप का हो तो जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो भी कैसा होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि गॉसियन सरफेस का वो पॉइंट चूज करें जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और उस पर आप लोग एक एलिमेंट को ड्रॉ करें, एरिया एलिमेंट को, जिसका मैग्नीट्यूड dA लें और इसका एरिया वेक्टर आप लोग यहाँ पर शो कर लें। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो इस स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P वो रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, जनरेट होता है, तो ये उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। थीटा यहाँ पर कितना बनेगा, 0 डिग्री, बिकॉज E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब आप लोग क्या करें, यहाँ पर गॉस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करें। यूजिंग गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बात, थीटा 0 है, अपन लोगों को E कैलकुलेट करना है, तो सेम वही प्रोसेस लगेगा। E को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, DA का क्लोज इंटीग्रेशन कर दें, और क्यू इनसाइड की वैल्यू अपने पास कितनी है, क्यू है, डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, और E इंटू अब क्लोज इंटीग्रेशन DA, इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर आप DA ऐसे एलिमेंट को जोड़ते जाओ तो आपको इस गॉसियन सरफेस का क्या मिल जाना चाहिए, एंटायर सरफेस एरिया मिल जाना चाहिए, जिसको आप लोग डिनोट करते हो 4 पाई r स्क्वायर से। इधर साइड पड़ा हुआ कितना, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E आउटसाइड की वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी, 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला r स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा होगा, इसके क्यू पड़ा होगा। तो सेम फार्मूला जो हमने स्फेरिकल सेल के लिए निकाला था वो यहाँ पर भी क्या हो गया, अपना होल्ड हो गया। ठीक है बात। अब यदि आप इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहो तो उसके लिए आपको कौन सी डेंसिटी को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज जो अपना चार्ज है वो कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बात। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हो आप, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर क्या होगी, टोटल चार्ज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4 पाई डिवाइड में 3 और रेडियस का क्यूब। एज्यूम कर लें कि स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, तो कैपिटल R का क्या बन जाएगा, क्यूब,
तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू को निकाल लें। चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब आप इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो कितना आएगा देखो, ई आउटसाइड इक्वल टू क्यू की वैल्यू पहले पुट कर लें आप, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर साइड डिवाइड में देखो कितना पड़ा हुआ है, डिवाइड में पड़ा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। इसको आप जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई आउटसाइड इक्वल टू रो डिवाइड 3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब डिवाइड में आर स्क्वायर। तो ये इसके दो फॉर्मूले बन गए। एक तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल चार्ज की टर्म में, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोग जो देख रहे हो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में। यदि आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में यदि आपको रो दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और यदि टोटल चार्ज ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर दिया हुआ है तब आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। हाँ जी, इसका सेकंड नंबर केस एज्यूम करें आप, हमने आउटसाइड निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब आप लोग इसके सरफेस पर देखोगे, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर। ठीक है बात, तो सरफेस के लिए आपको बताया हुआ है कि पॉइंट P आउटसाइड पोजीशन से उठकर कहाँ पर आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा वेरिएबल डिस्टेंस है स्मॉल r, ये सरफेस पर आने के बाद किसके इक्वल हो जाना चाहिए, कैपिटल R के इक्वल हो जाना चाहिए, जिस कारण आप लोग क्या करोगे, स्मॉल r को किससे रिप्लेस कर दोगे, कैपिटल R से रिप्लेस कर दोगे। जब हमारा पॉइंट P कहाँ पर होगा, ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर होगा, तब वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले देखो क्या चेंज आने वाला है, आउटसाइड की जगह आप लोग सरफेस लगा दें, और क्या चेंज करना है इसमें, स्मॉल r की जगह क्या पुट करना है आपको, कैपिटल R पुट करना है। तो ये बन जाएगा रो डिवाइड 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, न्यूमरेटर में बनेगा कितना, कैपिटल R स्क्वायर। स्क्वायर से आप लोग क्यूब को कैंसिल करोगे तो r पावर 1 बच जाएगी, और सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाय r। अब आप देखोगे कि जो हमारा r है वो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये आपको अपने आप में कांस्टेंट टर्म मिलेगी और मैक्सिमम टर्म मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कंडक्टर स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप, और थर्ड केस की हेडिंग लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर। ये सारा कुछ आप लोग हटा लें और इसको बड़ा बनाएं थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या करते हैं आप लोग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सेंटर पॉइंट O, रेडियस कैपिटल R। अब हमने पॉइंट को अंदर कर लिया, यहाँ पर पॉइंट P को ले आए, और वेरिएबल डिस्टेंस हमारी कितनी है, स्मॉल r है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर प्रोसेस रहेगा, जो स्टेप रहेगा, वो क्या होगा, पॉइंट P से जाता हुआ गॉसियन सरफेस कैसा बनना चाहिए, स्फेरिकल बनना चाहिए। क्यों स्फेरिकल बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, स्फेरिकल सिमेट्री का है। ये गॉसियन सरफेस बना लिया। अब P पर आप लोग एक एलिमेंट बनाए, एरिया एलिमेंट,
डी ए मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन उसकी रखोगे आप लोग आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो भी कैसा होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। और थीटा फिर से कितना बनेगा इनके बीच में, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अब आप फिर से गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करें। गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एरिया एलिमेंट डी ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, इसमें सिर्फ जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसका अमाउंट चेंज होगा, बिकॉज टोटल चार्ज इसमें कितना था हमारे पास, क्यू था। अब ये टोटल चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ नहीं रहा, देखो इस गॉसियन सरफेस से बाहर भी कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इस स्मॉल क्यू का कुछ हिस्सा है जो किसके अंदर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर जो चार्ज लिखना है आपको, कौन सा चार्ज लिखना है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस को निकाल लें। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इसको निकालने का देखो क्या प्रोसेस रहेगा। मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, ऐसा आप लोग मान लें, आपके पास एक बॉक्स है इस प्रकार से, और इस बॉक्स में आपको कह दिया जाता है कि इसमें आपको कितना रखना है, कुछ ब्लॉक्स रखने हैं इस ब्लॉक के अंदर, बड़े ब्लॉक के अंदर छोटे ब्लॉक क्या रखने हैं आपको, इस प्रकार से सेट करने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आपको यदि छोटी क्वांटिटी पता हो तो आप लोग क्या करोगे, इस टोटल वॉल्यूम की हेल्प से नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इस प्रकार से। या आप लोग यूँ देखें कि आप मार्केट में मान लो कि पेन लेने जाते हो, आपके पास जो एक पेन है, एक पेन का जो रेट है वो आप लोग मान लें कितने आपके पास है, 5 रुपीज़ है, और आपको 5 पेन लेने हैं, तो आप कितने दे के आओगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने दे के आओगे इसको, 25 रुपीज़। मतलब यदि आपको छोटी क्वांटिटी पता है और बड़ी क्वांटिटी फाइंड करनी है तो आप लोग किसको ऑपरेट करते हो, मल्टीप्लाई को। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा। अपने को टोटल चार्ज पता है इसके अंदर कितना है, टोटल चार्ज क्यों है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी डेंसिटी फाइंड कर लेता हूँ, मतलब इसके छोटे से वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज होगा उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और छोटे से वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू को हमने निकाला था क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इसके छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, रो चार्ज है, मतलब इतने से वॉल्यूम के अंदर। और हमें कौन से वॉल्यूम में चार्ज चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो गॉसियन सरफेस का जितना वॉल्यूम होगा उसको आप लोग इस रो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपके पास चार्ज डेंसिटी है, मतलब छोटे से वॉल्यूम का चार्ज है, उसको आप लोग गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। रो की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, रो की वैल्यू है क्यू डिवाइड 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मिला आपको, टोटल चार्ज का कितने गुना, आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब गुना। अब आपको ये वाला जो चार्ज है ये इस गॉस थ्योरम में क्या करना है, यूज़ करना है। तो आप लोग इसको दोबारा से लिखोगे, ई को आप लोग बाहर निकाल लें, क्लोज इंटीग्रेशन कर लें किसका, डी ए का, और क्यू इनसाइड की जगह कितना लिखोगे आप लोग, क्यू डैश डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ई, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी आती होती है, 4 पाई स्मॉल आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर। और क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू और आर क्यूब डिवाइड में कैपिटल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से ये बना। अब आप लोग क्या करें,
कि इस आर स्क्वेयर से इस पावर को कैंसिल कर दें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनना चाहिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनना चाहिए, क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर क्यूब और मल्टीप्लाई में स्मॉल आर की कितनी पावर बच जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। अब यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखे हुए हैं वो सारी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। क्या था टोटल चार्ज इन नॉन कंडक्टर स्फीयर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर। वेरिएबल कौन है, सिर्फ एक है। तो जब आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो आपको पता लगेगा कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल आर की क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इस बात का ये मतलब है कि जब आप इस नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ाओगे, जैसे एक बार तो आपने पॉइंटर P को यहाँ पर सेंटर के पास रखा बिल्कुल, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि R1 डिस्टेंस है, उसके बाद आप P को उठा के थोड़ा सा आगे ले गए, तो इसका मतलब आपने किसको इंक्रीज़ किया, स्मॉल आर को इंक्रीज़ किया। और स्मॉल आर जब इंक्रीज़ करोगे तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कौन सा अपने पास रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है एक आधे नंबर में। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to distance for non-conductor sphere, for non-conductor sphere। एक्स एक्सिस पे आप आर को रख लें और वाई एक्सिस पर किसको रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मान लें कि सेंटर पर हमारा क्या चीज़ पड़ा हुआ है, स्फीयर पड़ा हुआ है। इस प्रकार से इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। इट मीन्स ये वाली जो लिमिट है ये हमारा है क्या चीज़, सरफेस ऑफ स्फीयर। जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी तो हम सरफेस पर पहुँच जाएंगे, ऐसा माना था हमने। ये चार्ज इसके अंदर और ये डिस्टेंस कितनी मानी थी, कैपिटल आर। अब ये डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर है। इसका मतलब हम लोग ये कौन सा पॉइंट एज्यूम करके चलेंगे, ये पॉइंट सरफेस एज्यूम करके चलेंगे। और जब डिस्टेंस हमारी होगी इधर साइड, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस में हम लोग स्फीयर के अंदर साइड होंगे, इनसाइड होंगे इसके स्फीयर के। तो इस रेंज में तो जो फॉर्मूला लगेगा वो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस पॉइंट पर जो फॉर्मूला लगेगा वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा, और इससे आगे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आउटसाइड स्फीयर, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, इस O पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा। तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारा इनसाइड है वो स्मॉल आर की प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे अंदर में हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आप लोग इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाओगे, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसे बनता होता है, स्ट्रेट लाइन बनता होता है। क्यों बनाया हमने, क्योंकि जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्टेंस से आर के। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए सरफेस पर, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हमारा मैक्सिमम था। तो हम इसको पॉइंट को यहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे, मैक्सिमम कर दिया हमने इसको। यहाँ पर E मैक्सिमम था और उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। उसके बाद हम लोग आगे यदि इस साइड जाए तो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड वो डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड द स्फीयर यानी कि इस साइड, जब आप बाहर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो
बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज रिवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ई का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस घटाओगे बाहर तो ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डिक्रीज भी देखो कितनी पावर में हो रहा है, स्क्वायर पावर में, और स्क्वायर पावर का ग्राफ आपको पता है इस प्रकार से बनता है। तो बाहर का ये ग्राफ बनेगा, बिकॉज बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से रिलेट हो रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर या इस लिमिट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, बिकॉज ये वाली लिमिट पर हमारा क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर है। और यदि हम लोग इस लिमिट से पीछे आ जाए तो ये वाली जो रेंज है हमारी, वो रेंज किसको शो कर रही है, इनसाइड द स्फीयर शो कर रही है। और इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ग्राफ आप लोग बना लें इसमें। अब इसका लास्ट टॉपिक बच गया, वो कल करेंगे।